गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बात करेंगे। हाल में ही दोस्तों एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये नोटिफिकेशन है हमारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के, जो कि ये परीक्षा 2 जनवरी से 22 जनवरी के बीच करानी है। और आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारी इस परीक्षा के माध्यम से यह पेपर किस नया पैटर्न पे होने वाला है, इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन-कौन से विषय वस्तु पर वो आधारित हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर भाग 5 होंगे, यानी कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 पर यहाँ पर पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे। और इन प्रश्नों में प्रत्येक भाग में अलग-अलग विषय वस्तु होने वाली है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं, हमारा पहला भाग है जो है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ऊपर से, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसका जो नंबर रहेगा वह 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपको, जो कि सही आंसर उनके लगाने हैं। इसके बाद भाग 2 रहेगा हिंदी, जो कि हमारी भाषा 1 में चुनी जाएगी और यह भी 30 नंबर की रहेगी। इसके बाद भाग 3 जो कि इंग्लिश या संस्कृत, आपको जो विषय उचित लगे आप चुन सकते हैं, यह भी 30 नंबर का रहेगा। भाग 4 रहेगा जो कि गणित रहेगा और यह भी 30 नंबर का रहेगा और आपको यह गणित चुनना कंपलसरी है, क्योंकि अधिकांशतः स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेज आते हैं, कमेंट्स आती हैं, सर गणित कंपलसरी है या संस्कृत कंपलसरी है। तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश और संस्कृत 2 सब्जेक्ट कॉमन है, आप 2 में से किसी एक को चुन सकते हैं। पर जो मैथ्स है वह कॉमन है, वो आपको लेना ही पड़ेगा, ऑलरेडी उसमें रहता है, आप उसमें से कोई चुनाव नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा 5वां भाग रहेगा दोस्तों, वो रहेगा पर्यावरण अध्ययन से। इसमें से भी 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 5 विषय होते हैं। इंग्लिश और संस्कृत कॉमन विषय होते हैं, आप जो उचित लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरते समय अभी इसके बाद कोई सिलेक्शन नहीं होता है। तो 150 नंबर का ये पूरा प्रश्न पत्र आएगा दोस्तों आपका। आइए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो अभी मैंने प्रेजेंट में जो प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, वो प्रैक्टिस सेट मेरा 3rd है और इसमें से भी जो है वो भाग 5 का है, क्योंकि मेरी कुछ वीडियो पहले आ चुकी हैं जो कि प्रत्येक भाग से थी। अब ये जो वीडियो है मेरी वो भाग 3 से संबंधित है, अब हम बात करेंगे हमारे जो है प्रैक्टिस सेट में, जो कि पर्यावरण से अध्ययन से संबंधित है, भाग 5 से है। और हम बात करेंगे यहाँ पर जो कि प्रश्न क्रमांक 121 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने के लिए नहीं पूछा है, उद्देश्य है यह नहीं है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्यार्थियों यानी कि शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास करना। दूसरा प्रश्न पॉइंट है हमारा, पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। तीसरा है शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अनभिज्ञ रखना, जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो सके। यह चौथा पॉइंट हमारा, पर्यावरणीय समस्याओं को समझाने या समझने के बाद उनके निराकरण हेतु कौशलों में कुशलता प्राप्त करना। दोस्तों यहाँ पर जो हमें सही आंसर लग रहा है वो हमारा सी नंबर का, यानी कि शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अनभिज्ञ रखना और उन्हें भयमुक्त शिक्षण हो सके, इसके लिए उनको उद्देश्य देना है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत है। पर्यावरण के शिक्षण में परियोजना का क्या सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, जीवन के समस्त अनुभवों का कुछ भाग परियोजना के कार्य में प्रयोग करना, शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना, या फिर अगला पॉइंट, शिक्षार्थियों में सहचार्य द्वारा सीखने को सुदृढ़ करना, या शिक्षार्थियों द्वारा साथियों का सहयोग प्राप्त न करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी, शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। शिक्षार्थी जब अपना परियोजना कार्य स्वयं करेंगे और उसके माध्यम से सीखेंगे, यही इनका परियोजना का मेन सिद्धांत है। यही ये कहना चाहते हैं, परियोजना के सिद्धांत बतलाना चाहते हैं कि शिक्षार्थी खुद परियोजना कार्य स्वयं करके उसके बारे में सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिए आप, यहाँ पर दिया है पहला प्रश्न का जो है पहला पॉइंट, सुडौल शरीर, दूसरा है खोखली हड्डियाँ, तीसरा है पंख और पर, और चौथा है स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन। दोस्तों यहाँ कुछ पेचीदा क्वेश्चन दिया है। पेचीदा क्वेश्चन से मतलब ये है
कि 3 से 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, जिनमें से आपको कोई 2 या 3 ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा पहला वाला, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी कि आप देखते हैं सुडौल शरीर, खोखली हड्डियाँ, पंख और पैर, ये सभी जो है पक्षियों में पाई जाने वाली विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर जो सही है तीनों, फर्स्ट ऑप्शन में तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, मनुष्य को मनोरंजन की आवश्यकता क्यों होती है। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। आप जितनी आसानी से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे उतनी आसानी से उनके आंसर आपके पास आएंगे। और आप खुद देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। आंसर है दोस्तों इसका विश्राम के लिए। यानी कि मनुष्य को मनोरंजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो मनुष्य को विश्राम के लिए जो है मनोरंजन की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। यानी कि हमें आवास के संबंध में इन कथनों को पढ़ना है। और जैसा क्वेश्चन वहाँ पहले मैंने बताया था पेंसिलर टाइप, वैसे यहाँ पर फिर से दिया हुआ है। पहले हम देखते हैं, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। या तीसरा प्रश्न, दो प्रजातियां बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास या अस्तित्व में रह सकती हैं। या किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। दोस्तों यहाँ पर हमें कोई 1 से 2 पॉइंट का चूज़न करना है। तो 1 से 2 पॉइंट को देखना है कि यहाँ पर कौन से पॉइंट कितने मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सही आंसर है वो है हमारा ए, यानी कि पहला और चौथा यहाँ पर जो सही मैच हो रहे हैं। देखिए कौन कौन से। पहला है हमारा, किसी आवास में या किसी प्रवास में पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। और इसी के अलावा किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षणों को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है हमारा फर्स्ट नंबर का पहला, एक और चौथा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी। जर्मनी के नाम से जो राउरकेला है, इस देश के नाम से सहयोग से जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का मापन निम्न में से किस यंत्र से किया जाता है। तो यहाँ पर भूकंप का मापन करना है, तो सही आंसर जो है रिक्टर स्केल, जिसके माध्यम से हम भूकंप का मापन करते हैं। रिक्टर स्केल भूकंप का मापन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला साधन। दोस्तों मैंने बोला था बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है, नहर, तालाब, नलकूप, तीनों हम सिंचाई के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शहरीकरण के प्रभाव हैं, पानी की कमी, अच्छा रहन सहन स्तर, आवास की समस्या। ये सभी जो कारण बनते हैं वो हमारे जो हैं शहरीकरण के प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। हमें देखना है, सबसे पहला प्रश्न है, जो पॉइंट है हमारा वो है, विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए या फिर भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावात्मक तथा अध्यात्मक पक्षों के विषय पर बल दिया जाना चाहिए या फिर सही, उपयुक्त सभी। तो हमें दोस्तों ध्यान देना है कि इसमें से जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी, हमें सभी पर बराबर मात्रा में ध्यान देना चाहिए, जब हमारा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं तीनों माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणीय अध्ययन में गणित किस प्रकार भूमिका निभाता है। तो हमें देखना है कि पर्यावरण के संदर्भ में या अध्ययन में गणित किस प्रकार भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर तो पॉइंट हैं, पर्यावरणीय घटकों को समझने के लिए, घटकों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए, या फिर आंकड़ों को प्रस्तुत करने में। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि गणित हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हमें इसमें आंसर चूज़ करना है। तो गणित अधिकांशतः आंकड़ों को प्रस्तुत करने में मदद करता है, किसी भी आंकड़ों को गिनने में, चाहे वो गिनने में, चाहे वह पर्यावरणीय अध्ययन हो या कहीं अन्य विषय की भी बात करें हम,
तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंकड़ों को प्रस्तुत करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। खेतों में मिट्टी में पाए जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वह। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन है, बचपन से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है कि किसान जो है, केचुआ जो है किसान का मित्र माना जाता है। अब क्यों माना जाता है ये सबको पता है, क्योंकि वह छोटे कीटों को खाकर फसलों से उनकी सुरक्षित करता है, रक्षा करता है, तो ये तो गलत पॉइंट है। गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है, तो ये भी रॉन्ग है। भूमि की संरक्षण करने में सहायक होता है या, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर है दोस्तों इसका, आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। क्या करता है केचुआ? भूमि की उर्वरा शक्ति को जो है बढ़ाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की आगमन विधि का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की आगमन विधि, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आगमन और निगमन दो प्रकार की विधियों का वर्णन होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ हम आगमन विधि की, कि आगमन विधि में लाभ नहीं मिलता है। ऐसे कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, हम पॉइंट को पढ़ते हैं सबसे पहले। और हमारे पॉइंट हैं, हमारा पहला पॉइंट है, यह विधि शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा पॉइंट है हमारा, इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। तीसरी विधि होती है, आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है, इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। या चौथा पॉइंट है, इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकाल लेते हैं, इससे उनका मानसिक विकास सरलतापूर्वक हो जाता है। दोस्तों हमें ध्यान देना है कि यहाँ आगमन विधि में क्या होता है, तो शक्ति भी लगती है और समय भी लगता है, तब जाके ये तीनों प्रोसेस हो पाती हैं, जो कि तीनों मनोवैज्ञानिक वाली बात भी आ जाएगी इसमें, विश्लेषण करते हुए मानसिक विकास भी हो जाएगा, और आगमन विधि में बालक को सीखने के लिए स्तर को पार करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए व्यक्ति के पास शक्ति होना चाहिए सोचने की, और समय होना चाहिए, तब ये तीनों काम हो पाएंगे। तो राइट आंसर है बी वाला। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में आने के 100% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। आंसर नंबर बी, आगमन विधि का लाभ नहीं किस में नहीं मिल पाता, शक्ति और समय दोनों अधिक लगते हैं, इस कारण से ये प्रोसेस नहीं हो पाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मौखिक उत्तर से विद्यार्थी के किस गुण का मूल्यांकन होता है? यदि कोई विद्यार्थी मौखिक उत्तर दे रहा है तो हम किस प्रकार से उसका गुण का मूल्यांकन करेंगे? तो हम देखिए, लिखित मूल्यांकन तो कर नहीं सकते, भाव को समझ सकते हैं और विचारों को समझ सकते हैं, लेकिन उसके पहले उसका मुख से अभिव्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। मुख से व्यक्ति यानी मुख से विद्यार्थी जब कुछ अभिव्यक्त करेगा तब हम उसके विचार को समझेंगे और भावों को समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है इम्पोर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट हमारा मुख यानी कि मुखर अभिव्यक्ति। तो सही आंसर क्या है? मुखर अभिव्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तापमान, प्रकाश, वर्षा, मिट्टी, खनिज इत्यादि कारकों या स्थितियों का संबंध होता है। हमें देखना है इन सब का संबंध किससे है। ठीक है, तो दोस्तों इन सब का संबंध हमारा अजैविक घटक, हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, पर्यावरणीय दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक दूसरा अजैविक घटक, है ना। ये ऊर्जा घटक थोड़ा सा हटके होता है, इसकी डिटेल में बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हम बात करेंगे जैविक और अजैविक घटक की। तो यहाँ पर जो तापमान, प्रकाश, वर्षा, मिट्टी इत्यादि जो घटक हैं वो सब हमारे जैविक घटक अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अजैविक घटक। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पर्यावरणीय समस्याओं पर नियंत्रण के लिए क्या होना अनिवार्य है? यानी कि पर्यावरणीय समस्याएं जो होती हैं उनके नियंत्रण के लिए हमें क्या ज़रूरी होना चाहिए इस समय पे? तो सबसे पहले आम सहमति या जागरूकता, तो ये तो आम सहमति तो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। मार्गदर्शन और समाधान, तो ये जब होगा जब सबकी सहमति होगी इस चीज़ में भी। विचार और जागरूकता या उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विचार और जागरूकता। जब विचार बनेंगे और जागरूक होंगे तब जाके पर्यावरण समस्याओं पर नियंत्रण होगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमें तर्क और शक्ति दोनों का यूज करना पड़ेगा इन प्रश्नों को करने के लिए। थोड़े से पेचीदा टाइप के प्रश्न आते हैं पेपर में, 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं,
और हमें ध्यान देना है कि हमसे यदि पर्यावरण और गणित के प्रश्न आसानी से बन गए तो हमें इस एग्जाम्स को क्रैक करने में कोई नहीं रोक सकता। पर्यावरण के प्रश्न सरल होते हुए भी हमें कठिन लगते हैं जब हम उनको पढ़ने के लिए बैठते हैं। दोस्तों तैयारी कीजिए और आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा, आने वाली वीडियो को मिस मत करिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे प्रत्येक आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है विचार और जागरूकता के ऊपर से। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर, यानी कि बर्फ़ के दो टुकड़े हैं उनको हम आपस में पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों या क्योंकि कारण क्या होता है? दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, या दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, या दाब अधिक होने से बर्फ़ गलनांक पहले घटता है और फिर बढ़ता है, या फिर इसमें गलनांक और दाब का कोई संबंध नहीं है। दोस्तों हमें सबको पता है कि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घटता है, बर्फ़ का गलनांक घटेगा, दोनों दब के चिपक जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जो टीचर एग्जाम दे रहा है वो साइंस का टीचर नहीं है। गलनांक है ना, क्वथनांक, इन सब की जानकारी जब तक सही ना हो तब तक इसके बारे में अपन ज़्यादा ना पढ़ें, ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले हम इतना सा सोच लें कि किसी को अधिक दबाएंगे तो वो दबेगा, यानी कि घटेगा, बढ़ेगा नहीं, है ना, तो उसका गलनांक घट जाता है। इस बात से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थी को भारतीय किसानों द्वारा दो फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को जोतने के 4 कारण बताता है। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत अजीब टाइप का है कि अपने दोस्तों को अंतराल के दौरान अपने खेतों को जोतने के 4 कारण बता रहा है वो। पहला कारण है आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए। दूसरा है मिट्टी की सरंधता बढ़ाने के लिए। तीसरा है मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए, और चौथा पॉइंट है मिट्टी का ढेला बनने से रोकने के लिए। अब इसमें जो खेतों के जोतने के 4 कारण हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए हमारा जो राइट आंसर है इसमें वो है आगे की खेती के वास्ते जो है मिट्टी को ढीला रखने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा मिट्टी की सरंधता बढ़ाए रखने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 और 2, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि शायद कहा जाए कि पानी की मात्रा कम हो जाती है, या ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाती है, उनके शारीरिक ताप बढ़ जाते हैं, वे सांस नहीं ले पाती हैं, उनमें से कोई नहीं। अक्सर आप सबने पता है कि जब कोई मछलियां पानी में गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं जल में, और यदि उन्हें बाहर निकाल दिया जाए तो गिल्स जो है सिर्फ पानी में ही काम करता है, तो वो सांस लेने में उनको तकलीफ होगी, तो क्या होगी, वो सांस नहीं ले पाएंगी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो राइट आंसर है, मछलियाँ सांस नहीं ले पाएंगी और मर जाएंगी। अब हम बात करेंगे पर्यावरणीय संबंधी कानूनों में किस प्रकार का सिद्धांत लागू है। पर्यावरण के संबंधी जो कानून बने हैं उसमें किस प्रकार का सिद्धांत लागू है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रदूषण होना जरूरी है, या प्रदूषण कम करने वाला कीमत चुकाएगा, ये सिद्धांत है, या प्रदूषण फैलाने वाला कीमत चुकाएगा, या प्रदूषण से कोई हानि नहीं होती। तो देखो सबसे पहले तो प्रदूषण होना जरूरी है, तब उसके ऊपर से कोई ना कोई सिद्धांत बनेगा। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हमारे लिए प्रदूषण होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके कोई संबंध है, कानून है वो बनेगा इसके ऊपर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका जो सही आंसर था वो ए था, प्रदूषण होना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, थोड़ा सा गहराई में जाके सोचना है, तभी सब चीज़ें बाद में आएंगी, पहले प्रदूषण होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली बायोगैस कौन सी होती है। तो सबको पता है दोस्तों मीथेन गैस होती है, तो है ना, मीथेन गैस का यूज हम बायोगैस के नाम से या खाना बनाने वाली गैस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, इस मिश्रण में क्या क्या होता है। दोस्तों यहाँ कुछ मिश्रण पूछा है हमसे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल पाया जाता है। कौन कौन? पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि ऑप्शन नंबर 3, इसको आप याद रख लीजिए, बहुत इजी है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आदेश और नियंत्रण की परंपरागत पद्धति पर आधारित रही है।
तो ऐसा कब होता है जब आदेश और नियंत्रण दोनों परंपरागत पद्धति पर निर्भर हों, तो वो भी सरकारी नीतियों में, और तो आप सब समझदार हैं इस चीज़ के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में कितने प्रकार की नीतिगत समस्याएं सामने आती हैं। पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में कितने प्रकार की जो है नीतियां सामने आ रही हैं, यानी कि देखना है हमें कितने प्रकार की नीतियां हैं। तो ये होती हैं दोस्तों दो प्रकार की नीतियां जो है हमें सामने आ रही हैं, राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, मतलब हमारे प्राइमरी लेवल में आकलन जो होता है उसमें क्या शामिल होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, ये प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पाठ्य सहगामी मुख्य क्रियाओं का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना, यह इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं, तो किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है हमारा, बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए, मतलब उनको अवलोकन कौशलों को बताने के लिए जो है सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण में शामिल है। पर्यावरण प्रदूषण में क्या क्या शामिल है आप सब जानते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण भी आता है, जल प्रदूषण भी आता है और वायु प्रदूषण भी, तीनों ऑप्शन जो इसके अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ना। सभी प्रकार से जो है पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निरूपित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, यह पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत बेटर माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है कि विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, तो बच्चा उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा, है ना। इसलिए प्राथमिक विद्यालय में इसको पढ़ाना उद्देश्य निरूपित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना, या पर्यावरणीय तकनीक का विकास। तो सही आंसर जो है इसका वो है ए, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, यह पर्यावरण शिक्षा का मुख्य अर्थ है या उद्देश्य भी है। ठीक है दोस्तों ये मेरे जो है अभी प्रेजेंट में 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, 30 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, और अगली आने वाली वीडियो मेरी गणित विषय पर रहेगी। उसके 30 प्रश्न आपको इसी प्रैक्टिस पेपर के बताए जाएंगे, और इसमें से 95% आने की प्रश्न फंसने की संभावनाएं पूर्णतः हैं। तो दोस्तों वीडियो मिस मत करिएगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर मैं रुद्रेश पांडे।